हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है। और इस परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हो सकते हैं इस साल करंट से रिलेटेड, उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे करंट से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम नए मुद्दों पे बात करेंगे या नए टॉपिक्स पर बात करेंगे कि नए कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो इस बार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के जो इंग्लिश वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि एक निबंध पूछा गया था, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। तो ये वाला निबंध करंट से रिलेटेड था। आप सभी समझ सकते हैं कि ये हाल ही में जो कोविड का पीरियड चल रहा था उस टाइम पर, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ कि जो ऑफिस जा करके काम नहीं कर सकते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और साथ ही आप नीचे देखेंगे ये वाला कि हेल्थ डिस्कशन इन एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। तो ये वाला भी एक टॉपिक जो है वो करंट से रिलेटेड ही था। और हिंदी वाले सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो दिया हुआ था, सोशल मीडिया मानव निजता का उल्लंघन, ये एक करंट टॉपिक था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि भारत की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ी और उसके साथ ही हम विश्व में नंबर एक जनसंख्या के मामले में हो गए। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य जो निबंध आया हुआ था, ये भी एक करंट से रिलेटेड था। एक साथ में ही देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि। तो ओलंपिक और एशियन गेम्स और बहुत सारे गेम्स पे जो भारत का प्रदर्शन रहा उसके अकॉर्डिंग जो है करंट से ये एक निबंध आया, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि। तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए जो करंट से पूछे गए निबंध, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो करंट के टॉपिक्स रहेंगे जो निबंध में पूछे जाएंगे वो क्या कुछ हो सकते हैं। तो सबसे पहला निबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एआई का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है और एआई को आप देखेंगे कि हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मतलब आप देखेंगे कि बिजनेसेस में, होटल्स में और बहुत सारी जगह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चर्चा हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर निबंध आ जाता है तो हम उसे किस तरीके से किन किन पॉइंट्स पे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि पहला पॉइंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है कि इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर संक्षिप्त उसका इतिहास, ब्रीफ में उसकी हिस्ट्री कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और इसका चलन जो है कब आया, फिर इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, वो सब हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग जो है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है अभी वर्तमान में। जैसे कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े होटल्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, इवन अंतरिक्ष तक में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हेल्थ सेक्टर में कैसे हो सकता है, बिजनेस में कैसे हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में कैसे होता है, इन सब जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ हो सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि फोर्थ पॉइंट हम रख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट वाइज करके फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का क्या भविष्य है, फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर ऑफ द एआई एक पॉइंट हो सकता है। और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष रखेंगे यानी कि कंक्लूजन। तो ये कुल मिलाकर के कुछ 6 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए कि पहले शुरू करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आगे क्या है कि संक्षिप्त उसका इतिहास कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग यानी कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और स्टडी के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशनल सेक्टर में, हर जगह पर कहाँ क्या क्या यूज है। तो आप जितने पॉइंट्स आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में एग्जैक्टली सब तो याद रहते नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स याद रहते हैं और कुछ एक पॉइंट्स माइंड से स्किप हो जाते हैं। हालांकि आप इतना अच्छे से तैयार करके जाइए कि आपको कुछ भी भूले नहीं वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप तैयार करके जाती हैं और उस टाइम पर एट ए टाइम याद नहीं आती, बट आप ऐसी इतनी चीज़ें तैयार कर जाइए कि अगर एक दो स्किप भी हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग में आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में क्या अनुप्रयोग है और अंतरिक्ष में क्या है,
है ना, और क्या कहते हैं, एजुकेशन में क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद एआई और फायदे, एआई के फायदे और नुकसान में आप देख सकते हैं, फिर एआई का भविष्य, और फिर निष्कर्ष। तो ये जो है आप 6 पॉइंट जो हैं ये बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका जो ऐसे है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, जिसमें अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इसी कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है इंडियाज रोल इन चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस आप देखेंगे कि हाल ही में अभी G20 आयोजित हुआ, ब्रिक्स आयोजित हुआ, बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका आयोजन हुआ, और G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली, दिल्ली में आयोजन हुआ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है हमारे एसी के लिए, जिसको पूछे जाने की शायद मतलब 90% चांसेस हैं, या 90 क्या 100 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही चर्चा में रहा, इस पर राजनीति भी बहुत हुई, और सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत जोर शोर से इसका प्रचार भी किया। तो ये एक टॉपिक जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसका अगर हम इस एसे की बात करें कि इस एसे को किस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका करेंगे, हम किस तरह से बनाएंगे, पेपर में किस तरह से करेंगे, तो देखो आप पहला लिख सकते हैं कि व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि जिस हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, तो ये न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो क्या है, इसकी बात करेंगे पहले। उसमें लिखेंगे प्रॉपर तरीके से एक इंट्रोडक्शन कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया रोल क्या रहेगा, इंडिया का रोल चेंज करने में, तो उसके बारे में लिखेंगे पहले कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। दूसरा पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कि अबाउट इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर, तो इंडिया का क्या रोल रहेगा, किस प्रकार से इंडिया जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो दुनिया की जो ऑर्डर है उसको चेंज करने में। फिर इसके बाद हम इंडिया की अचीवमेंट क्या क्या रही हैं उसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, और उसके बाद इशू एंड चैलेंजेस पे बात कर सकते हैं कि क्या क्या इशू रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अभी और आगे वो। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं सजेशन एंड वे हेड, यानी कि अभी क्या क्या हम सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए इसमें, और क्या क्या इसमें चुनौतियां आने वाली हैं, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक 5 पॉइंट इसके हो सकते हैं टोटल लेकर के। व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अबाउट इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर, फिर अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस, और अगला है सजेशंस एंड वे अहेड। तो ये 5 टॉपिक, 5 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद हम जो अगले से है उस पर बात कर लेते हैं। अगला ऐसे यानी कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है जुडिशरी एंड इट्स वर्किंग। अगर आप इसको लिखते हैं तो सबसे पहले जुडिशरी का इंट्रोडक्शन आप देंगे कि जुडिशरी हमारे कंट्री में किस तरह से काम करती है, जुडिशरी का क्या कैसे है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। और फिर रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, इंडिया में जुडिशरी का क्या क्या रोल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बारे में। और इसके बाद इम्पोर्टेंस इन इंडिया सिनेरियो, इसके संबंध में आप देखेंगे कि इंडिया के सिनेरियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जुडिशरी की, वो आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में जो है कंक्लूजन रहेगा कि जुडिशरी का जुडिशरी का जो वर्किंग स्टाइल है, जुडिशरी और जो गवर्नमेंट के बीच में ये सब सारी चीज़ें हुई, उसका एक पूरा कंक्लूजन जो है आप बना करके एक लिख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, महत्वपूर्ण ऐसे हो सकता है। चौथे टॉपिक की बात करते हैं, और फोर्थ टॉपिक है अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरता भारत, यानी कि इमर्जिंग इंडिया एज एन स्पेस पावर, और भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था चुनौतियां एवं संभावनाएं, भारत का चंद्रयान 3, चांद की ओर बढ़ते कदम। ये सारे टॉपिक्स, जो सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये एक ही टॉपिक है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। लाइक अंतरिक्ष शक्ति में भारत उभरता हुआ किस किस प्रकार उभर रहा है भारत, उसके बारे में पूछ सकता है। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था चुनौतियां एवं संभावनाएं ये क्या है, और भारत का चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हुआ, उसकी सफलता के संबंध में भी पूछ सकता है, और उससे रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको ये भी तैयार होना चाहिए, भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था चुनौतियों एवं संभावनाएं, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरता भारत, ऐसे मतलब अंतरिक्ष से संबंधित कुछ भी ऐसा जो है हेडिंग बना सकता है। तो आप अगर अंतरिक्ष से रिलेटेड अच्छे से अपना ऐसे तैयार कर लेंगे तो किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा तो आप उसको लिख पाएंगे। तो इसमें जो हेडिंग्स हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहली हेडिंग हो सकती है भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां,
क्या क्या रही हैं वो लिख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान 3 के बाद भारत ने गगनयान का जो मिशन चल रहा है उसमें से जो ट्रायल है उसका वो सफल रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बहुत चर्चा में रहा है, और इसरो ने एक से एक बढ़कर नए नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। तो इसरो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और वो हो सकता है। भारत के लिए इसरो का क्या महत्व है, वो बहुत एक जरूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, ये हेडिंग हो सकती है। तो भारत का जो महत्व है भारत के लिए इसरो का, वो लिखेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है भारत, किस प्रकार भारत जो है अन्य देशों की अपेक्षा चौथे और पांचवें नंबर पे पहुंच गया है। अंतरिक्ष में पहले देखते थे कि अमेरिका, रूस, चाइना इन्हीं सब का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उभर कर सामने आ रहा है। एक पॉइंट हो सकता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं भारत की, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। और इसके बाद फिर अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं, ये क्या है कि अंतरिक्ष जो है आर्थिक तरीके से अंतरिक्ष का क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी आपको क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये पॉइंट अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरता भारत, इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। चंद्रयान 3 से रिलेटेड आप पढ़ के जाइए, वो भी एक महत्वपूर्ण मतलब हो सकता है कि चंद्रयान 3 के बारे में डायरेक्टली पूछ ले तो वो आपको पता होनी चाहिए। बट क्या है कि अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरता भारत, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट लगता है, और ये ज़्यादा थोड़ा सा इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये जो हेडिंग है इसके ज़्यादा चांसेस हैं, बट स्टिल आपके और भी बाकी भारत का चंद्रयान 3, गगनयान, इन सब के बारे में अंतरिक्ष से रिलेटेड जो है ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सदन में 33% महिला आरक्षण बिल, जो अभी हाल ही में पेश हुआ था और वो बहुत भारी बहुमत से पास भी हो गया है। विपक्ष ने भी इसके बारे में बहुत सपोर्ट दिखाया। इस निबंध से संबंधित पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज वुमन रिजर्वेशन बिल। तो वुमन रिजर्वेशन बिल क्या है, पहले तो इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके बारे में आगे दूसरा पॉइंट है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस बिल की। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको इस बिल की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी नीड क्या है, तो ये है। तीसरा पॉइंट हो सकता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द बिल, बिल के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुए वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि संसद में कोई भी बिल आता है तो उसके संबंध में आर्ग्यूमेंट और फेवर में जो है आर्ग्यूमेंट दो तरीके से होते हैं। तो ये आगे अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट रहे और फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट रहे, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो रहेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो वर्तमान में क्या स्टेटस है, कितना रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का इंडियन पॉलिटिक्स में, वो आपको पूरा एक स्टेटस और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक लास्ट में जो आप देंगे कि हाउ कैन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स बी इम्प्रूव इन इंडिया, भारत में किस तरीके से वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिया में, इंडिया की पॉलिटिक्स में किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से ये कुछ 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और भी अपने तरीके से जो भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जितने भी मैंने आपको ऐसे बताए हैं, इन्हें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें, क्योंकि किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, किसी भी मोड में, क्योंकि इससे दो आएंगे तो करंट तो दोनों के लिए है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, तो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है मोड में। तो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इन जो एसेज हैं उनको रेडी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो में दी हुई बताई हुई इन्फॉर्मेशन, बताए हुए ऐसे आपको रिलेवेंट लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अभी तो ये 5 ऐसे हैं, अभी मैं और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके और पता करके पढ़ के उनके बारे में फिर मैं आपके सामने उनको रखूंगा। और इसके बाद फिर हम इसी चैनल पर ट्रांसलेशन के वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, किस तरीके से ट्रांसलेशन को इजी तरीके से हम कर सकते हैं, और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरीके के ट्रांसलेशन मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।
जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं नए वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगा। थैंक यू।